तो अब हम करने जा रहे हैं वेज प्रॉब्लम। उससे पहले मैंने आपको जो एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट बताया है वो आपसे आना चाहिए, और एंगल ऑफ रिपोज के ये तीनों केसेस, केस 1, केस 2 और केस 3 मैं आपको बता चुका हूँ। ये तीनों सिनेरियो आपसे आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम को आसानी से कर पाओगे। चलिए करते। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री। ठीक है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और एक एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, चलिए तो देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एंगल ऑफ रिपोज को और गिवन एंगल को कंपेयर करोगे। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और गिवन एंगल कितना है 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिपोज आपका ज़्यादा है। और अगर आप पीछे तीनों केसेस में केस नंबर 1 देखें जिसमें एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है गिवन एंगल से, तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, मतलब ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर लगेगा। ठीक है, तो अब अगर एंगल ऑफ रिपोज का एंगल गिवन एंगल से ज़्यादा है तो ब्लॉक रेस्ट पर है, मतलब ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका आंसर मिल गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0। ठीक है, अब हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स देख लेते हैं कि कितना अप्लाइड फोर्स है। ध्यान से देखो, फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। चलिए तो देखो, इस m मास का अगर FBD बनाओगे तो एक तो mg फोर्स लगेगा जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ mg कोस 30 डिग्री होगा और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ mg साइन 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, क्या इस m मास के ब्लॉक को ये वाला कंपोनेंट ही चलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो यही वाला फोर्स है। ठीक है, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg साइन 30 के। तो स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इज इक्वल टू mg साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी mg/2। ठीक है, तो हमने वेज प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से एंगल ऑफ रिपोज वाले कॉन्सेप्ट से कर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री, अब एंगल ऑफ रिपोज कितना है 30 डिग्री, तो हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक और फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और गिवन एंगल कितना है 45 डिग्री, मतलब इस बार एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू गिवन एंगल से कम है। अगर आप पीछे देखें केस 3, तो यहां पर गिवन एंगल की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। तो जब भी एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू गिवन एंगल से कम होगी तो ब्लॉक मूव करेगा, मतलब ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। जब ब्लॉक मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इनटू नॉर्मल। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, हमने पीछे देखा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है,
अगर आप इस ब्लॉक की एबिलिटी बनाओगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ होगा mg, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा mg साइन 45 डिग्री, ठीक है, जो इस ब्लॉक को इस तरफ चलाने की कोशिश करेगा, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसकी वैल्यू होगी mg, सॉरी साइन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कोज 45 डिग्री, ठीक है। और इस फोर्स को अपोज करने के लिए पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा जो कि होगा काइनेटिक, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल चुका है कि ब्लॉक जो होगा मोशन में होगा, तो जब भी ब्लॉक या बॉडी मोशन में होती है तो लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू के इनटू नॉर्मल। अब क्या क्वेश्चन में आपको म्यू के कहीं दिख रहा है? नहीं, लेकिन क्या आपको एंगल ऑफ रिपोज गिवन है? बिल्कुल। तो एंगल ऑफ रिपोज का ये रिलेशन आपने पढ़ा है, tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के बराबर होता है tan थीटा। तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 डिग्री, तो tan 30 शुड बी इक्वल्स टू म्यू एस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। अब देखो यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी है? म्यू के की, लेकिन हमने निकाला क्या है? म्यू एस। तो ध्यान रखना, बहुत बार आपके सिलेबस में म्यू के और म्यू एस को बराबर मान लिया जाता है, ठीक है। मतलब वैसे तो हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, लेकिन आपके सिलेबस में स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू सेम मान ली जाती है। इसलिए अगर म्यू के गिवन नहीं है तो हम म्यू एस से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू हो जाएगी? म्यू के मतलब म्यू एस की वैल्यू 1/√3, और यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं। देखो इस तरफ नॉर्मल लगेगा, मतलब नॉर्मल की वैल्यू बराबर हो गई mg cos 45 डिग्री के बराबर। तो mg cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg/√6, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, ठीक है। चलिए, अब हम अगर इसको रफ करें पूरे को, ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू आई? y mg/√6, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इस m मास के ब्लॉक की सही से एबिलिटी बनाएं, तो अगर ये m मास का ब्लॉक है तो देखो इस तरफ तो एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू है mg साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? √2, 1/√2। तो अगर वो पुट कर दोगे तो इस तरफ फोर्स लगेगा mg/√2 और इस तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और हमें पता चल चुका है कि ये ब्लॉक मोशन में होगा, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा कुछ इस तरफ होगा, ठीक है। मतलब जो mg/√2 की वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अपना रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हो, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ड्राइविंग फोर्स ये हो गई mg/√2 माइनस अपोजिंग फोर्स, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गई। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? mg/√6। मास ऑफ द ब्लॉक कितना गिवन है? m। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो देखो यहाँ से इसको सोल्व कर लोगे आप और मास से मास कट जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे और हमने फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल लिया। उम्मीद है प्रॉब्लम आसान लगी होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड बॉडी स्टेट, मतलब बॉडी, ये जो m मास का ब्लॉक है ये मोशन में है या रेस्ट में है। फ्रिक्शन फोर्स, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हमें बताना है, और अगर मोशन में है तो इसका कितना एक्सेलरेशन होगा वो हमें बताना है। चलिए ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पर कितना हो जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू म्यू एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ही म्यू एस की वैल्यू दी है ना ही म्यू के की वैल्यू दी है, सिर्फ एक म्यू दिया है, तो हम इसको ही कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेंगे और इसको ही कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मान लेंगे। ठीक है, मतलब हम म्यू के को और म्यू एस को बराबर मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो tan थीटा आर, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 1। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, और गिवन एंगल कितना है 60 डिग्री। मतलब जो गिवन एंगल है वो आपके एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, और हमने पीछे पढ़ा है जब भी गिवन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा तो बॉडी मोशन में होगी, और अगर बॉडी मोशन में होगी तो बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और अगर बॉडी मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखो अगर एंगल ऑफ रिपोज गिवन एंगल से ज़्यादा होता है तो बॉडी रेस्ट में रहती है, लेकिन अगर एंगल ऑफ रिपोज गिवन एंगल से कम होता है तो बॉडी मोशन करती है नीचे की तरफ। ठीक है, अब ध्यान दो, तीन चीज़ें पूछी गई थी। बॉडी स्टेट, तो बॉडी स्टेट क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो पहला का आंसर मिल गया। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल। यहाँ पर म्यू के कितना है 1 इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है वो निकाल लेते हैं। देखो एक इस तरफ mg फोर्स लगेगा, इस तरफ mg का कंपोनेंट होगा mg cos 60, इस तरफ एक mg का कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी mg sin 60, और इस तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू नॉर्मल। अब यहाँ से क्लियरली पता है कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, वो है mg cos 60 के बराबर। तो mg इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी mg/2। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब तीसरा क्या फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं हम, इस सब को रफ कर लेते हैं। अब देखो अगर इस m मास ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे तो एक तो इस तरफ फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है mg sin 60, और इसको अपोज कर रहा है कौन सा फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और ये आ जाएगा mg। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये होती है mg/2। ठीक है, अब देखो जो ये वाली वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है, तो ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, मतलब ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस तरफ होगा। तो बस अब अपना आप रामबाड़ फॉर्मूला लगा दोगे। रामबाड़ फॉर्मूला क्या था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हमें फाइंड करना है। तो देखो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू कितनी है √3/2 mg, माइनस अपोजिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है mg/2, मास ऑफ द ब्लॉक कितना है m। अब यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो ये अच्छा प्रॉब्लम है, हमें फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन। चलिए तो देखो यहाँ पर अपने वाला कॉन्सेप्ट की एंगल ऑफ रिपोज निकालें, फिर उसको गिवन एंगल से कंपैरिजन करें, कहीं ना कहीं फ्लोप होता हुआ दिख रहा है। देखिए tan थीटा r की वैल्यू म्यू के बराबर होगी, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.1 मतलब 1/10। क्या आप 1/10 की वैल्यू याद है आपको कि 1/10 की वैल्यू में थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं, मतलब एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट जो है वो 60 to 70% प्रॉब्लम में लग जाएगा, लेकिन 30 to 40% प्रॉब्लम ऐसी आएंगी जिसमें आपको जनरल कॉन्सेप्ट लगाना है। जनरल कॉन्सेप्ट कौन सा? जो एनएलएम में लगाते थे आप। ठीक है, चलिए मतलब इस प्रॉब्लम को आप एंगल ऑफ रिपोज की प्रॉब्लम से नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले तो एफबीडी बनाओ। चलिए देखो इस पर एक mg फोर्स लगेगा 4√2g, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा 4√2, अच्छा 4√2 kg इसका मास है। ठीक है, mg cos 45 डिग्री, और एक इस तरफ कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी mg साइन, mg की वैल्यू रख देते हैं ना 4√2g इंटू साइन 45। ठीक है, और इस तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगी। ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ। अब वो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा, वो तो जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे तब पता चलेगा। चलिए हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं। देखो 4g को हम 10 लिख सकते हैं, तो 40√2 इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो मतलब आप कह सकते हो ये वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब इस ब्लॉक पर इस तरफ 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इसको ऊपर की तरफ एक 5 न्यूटन फोर्स दे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू नीचे वाले फोर्स से ज़्यादा हुई तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू नीचे वाले फोर्स से कम हुई तो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती थी μs इंटू नॉर्मल। अब यहाँ पर μs 0.1 लेना पड़ेगा, इंटू नॉर्मल की वैल्यू ये हो जाएगी। देखो ये अगर इसको सोल्व करोगे तो ये भी 40 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, ये पॉइंट से ये कटेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब 4 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना लग रहा है 4 न्यूटन। अब एक बात बताओ, अगर मैं सब चीज़ों को रफ करूं और ये ब्लॉक की कंडीशन लूँ, मान लो ये ब्लॉक है 4√2 kg का। ठीक है, तो इस तरफ अगर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस तरफ 5 न्यूटन फोर्स ऑलरेडी है। ठीक है, मतलब जो नेट फोर्स है फिलहाल वो इधर 35 न्यूटन लग रहा है, और इधर फिर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। मतलब अभी भी इधर जो नेट फोर्स है 40 में से 5 + 4 9 माइनस करो तो 31 न्यूटन का नेट फोर्स इधर लग रहा है। तो ब्लॉक जाहिर सी बात है मूव करेगा, मतलब ब्लॉक का जो मोशन होगा वो इस तरफ होगा। जब ब्लॉक का मोशन होगा तो इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मज़े की बात यह है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट सेम लिया है, मतलब चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो सेम आएगी 4 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए
कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? जब बॉडी मूव कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन। ठीक है, तो पहला जो हमें क्वेश्चन करना था उसकी वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आप रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हो, वही ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ड्राइविंग फोर्स कितनी है? 40 न्यूटन। अपोजिंग फोर्स कितनी है? 5 + 4 9 न्यूटन। मास ऑफ द ब्लॉक कितना है? 4/√2। एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा 31/4/√2 शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मतलब आप हर वेज प्रॉब्लम को एंगल ऑफ रिपोज के कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 60 to 70% प्रॉब्लम को आप एंगल ऑफ रिपोज के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आने चाहिए आपको और कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि अगर इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक मूव करने लगेगा, और जैसे ही ब्लॉक मूव करेगा तो ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। या फिर दूसरा केस, अगर इधर वाला फोर्स कम हो गया तो इधर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आपको आसान लगी होगी अगर आपने NLM और प्रीवियस फ्रिक्शन के लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो, और टफ लगी होगी अगर आपने NLM और फ्रिक्शन के टॉपिक छोड़े हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।